Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to continue with this beautiful chapter of auditor. अब मैंने होमवर्क आप लोग को दे रखा है सेक्शन 142 ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, यहाँ से मैं करवाने वाला हूँ आज। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है, अपॉइंटमेंट देखा है एंड टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वे आर आस्किंग मी सर, जब भी आप कोई भी चैप्टर कराते हो, कंटिन्यूएशन होता है उस चैप्टर का, तो आप प्रीवियसली जो आपने कराया है उसको एक बार रिवाइज करवा दीजिए। बेटा जी वो रेगुलर क्लासेस में होता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा मेहनत करना ये पड़ेगा कि ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहला जो वीडियो था वो 2x स्पीड में एक बार देख लो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ। जो बच्चे लाइव करते हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस करते हैं ना, उनको जो है रिकैप देखने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए तब जो है हम लोग रिकैप करवा देते। लेकिन अगर आप YouTube वाले बच्चे हो तो प्रीवियस क्लास को 2x स्पीड में देख लो, काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो सेक्शन 139 हम लोगों ने ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ ऑडिटर जो है वो देख रखा है। फिर रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस ऑफ ऑडिटर ये भी देख रखा है। फिर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी देख रखा है। फिर लास्टली हम लोग जो आज देखेंगे वो है सेक्शन 142 ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, ऑडिटर्स कमाता कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एग्जामिनेशन कि ऑडिटर कमाता कितना है, लेकिन फिर भी करेंगे जरूर। देखो सेक्शन 142 क्या कहता है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 कहता है ऑथोरिटी टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। क्या बताओ? ऑथोरिटी टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। एंड 142 सबसेक्शन 2 कहता है कंपोनेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन में क्या क्या आ सकता है। समझ में आ रहा है? कौन से फीस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होंगे, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? सो ऑथोरिटी टू फिक्स रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है बताओ? ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग और इन मैनर डिस्क्राइब्ड इन दैट मीटिंग। हमेशा याद रखना, जो जनरल मीटिंग होता है उसी के टाइम पे रेम्यूनरेशन फिक्स होता है। प्रोविजो फॉर फर्स्ट ऑडिटर, अगर पहला ऑडिटर बैठ रहा है कंपनी में और तब जो है उस वक्त अगर फर्स्ट मीटिंग है, हम लोग कंपनी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका रेम्यूनरेशन हम लोग मीटिंग थोड़ी कराने के बाद थोड़ी ना हम लोग डिसाइड करेंगे। पहली बार हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया, अब स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग थोड़ी ना मीटिंग बुलाते, नहीं, पहले सबसे पहले सारे पोस्ट को हम लोग भरते हैं। तो उसी प्रकार से ऑडिटर का पोस्ट हम लोग ने भर रखा है, तो रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? वैसे तो जनरल मीटिंग में डिसाइड करते हैं सारे मेंबर्स, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट ऑडिटर है, बताओ ना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्सेस द रेम्यूनरेशन फॉर द फर्स्ट ऑडिटर। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक चीज है। अंडरस्टूड? उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो किसी ने भी अगर तुमसे पूछ लिया ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, तुम क्या कहोगे बताओ? हाँ जी, क्या कहोगे तुम? रेम्यूनरेशन फिक्स होता है जनरल मीटिंग में, और अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो वो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो सेक्शन 142 क्या कहता है? कंपोनेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन क्या क्या रहेगा, इंक्लूजन क्या है एंड एक्सक्लूजन क्या है। सबसे पहले देखेंगे एक्सक्लूजन क्या है। व्हाट इज नॉट रेम्यूनरेशन दैट इज एक्सक्लूडेड। जो रेम्यूनरेशन नहीं है वो एक्सक्लूड हो जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने रखा है, एग्जॉस्टिव है। अदर सर्विसेज जो है उसमें क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन फॉर एनी अदर रिक्वेस्टेड सर्विस, मतलब ऑडिट तो वो कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई उसको स्पेशलिटी है उसका किसी भी फील्ड में और कंपनी में उस फील्ड में काम के लिए उसको बुला रहे हैं, तो उसको लिए अलग फीस उसको दिया जाएगा, तो वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। नोट, फीस फॉर परमिटेड नॉन ऑडिटेड सर्विसेज मस्ट बी सेपरेट, मतलब नॉन ऑडिट वाले जितने भी फीस है उसको सेपरेटली अपने को काउंट करना है, रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं करना है। अब देखो इंक्लूजन में क्या क्या आता है। बेसिक ऑडिट फी जो तुमको मिलता है, ऑडिट करने का जो फी तुमको मिलेगा वही। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, तुमको कहीं पे जाना है, रहना है, खर्चा वगैरह, ये सब रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा। रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑडिट ड्यूटीज। पकड़ ले तेरा कंपनी है, कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस है, कंपनी ने कहा कि भाई तू वहाँ पे जाके भी ऑडिट करके आ, तो वहाँ का जो फेयर है, जाने आने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब जो है कंपनी बेयर करेगा, वो रेम्यूनरेशन के अंदर आ जाता है दोस्तों। उसके बाद फैसिलिटीज एक्सटेंडेड, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर ऑडिट फीस, मतलब अगर तू ऑडिट कर रहा है, देखो क्या फैसिलिटीज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज क्या क्या, जैसे होटल का खर्चा, ठीक है, तुम कहीं पे रह रहे हो, अंडरस्टूड, वो सब। फैसिलिटीज एक्सटेंडेड,
मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर ऑडिट ड्यूटीज, ऑडिट ड्यूटी करने के लिए जो भी खर्चा तुमको लगता है। समझ में आ रहा है? ये पकड़ ले, तेरा फ्लाइंग वगैरह, बाइक से जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा वगैरह ये सब आ जाता है। और ये पकड़ ले स्टे वगैरह, स्टे करने के लिए तू, समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऑडिट फीस के रेम्यूनरेशन के अंदर, एंड इट इज इंक्लूसिव। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है रेम्यूनरेशन में आ जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना है दिमाग में कि ऑडिट के रेम्यूनरेशन जो है इस पर क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो बेसिक दिमाग में हमेशा याद रखना है कि कौन से चीज़ आ सकते हैं बेटा। तुम्हारा जो ऑडिट फी है वो आएगा, ऑडिट फी जो है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा ऑडिट फी। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? ऑडिट फी आएगा पूरा का पूरा। उसके बाद दोस्तों बताओ, उसके बाद जो आएगा, इसके साथ जो तुम रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर करते हो, एक्सपेंसेस इनकर करते हो, रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर करते हो, वो प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज, जैसे कि स्टे वगैरह। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, मतलब फैसिलिटीज वगैरह, स्टे वगैरह, तो ये सारे जो है तुम्हारे इंक्लूड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? अब सुन, ये तो तुम्हारा ऑडिट फी मिला तुमको। इसके अलावा जो सेपरेट तुम कोई भी काम करता है, कोई भी तुम्हारा जो है एक्सपर्टीज है तुम्हारा किसी भी एरिया में, तो वो अगर तू काम कर देता है कंपनी के लिए, तो कंपनी तेरे को XYZ अमाउंट जो है पे करता है। वो कभी भी इसमें ऑडिट फी के रेम्यूनरेशन के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, उसको सेपरेटली देखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तेरे को रखना है, बस इतना रखेगा तो काम चल जाएगा। ये जो XYZ मैंने बताया ना तेरे को, ये सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अदर सर्विसेज का रेम्यूनरेशन, अदर सर्विसेज के लिए जो रेम्यूनरेशन दे रहा है। फीस फॉर परमिटेड नॉन ऑडिटेड सर्विसेज मस्ट बी सेपरेट, मतलब ऑडिट के अलावा जो भी तू सर्विस दे रहा है वो सेपरेटली काउंट किया जाता है। तो ये XYZ इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सिंपल चीज़ें, रेम्यूनरेशन के अलावा जो भी तू काम कर रहा है जिसके लिए तेरे को सेपरेट फी मिलता है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, जो कि रेम्यूनरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूजन में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है। बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया है बहुत अच्छे से। उसके बाद देखो, ऑडिटर का पावर एंड ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ रखा है, आगे भी आएगा। ठीक है, अब देख, ये जो है ना सेक्शन, जब हम लोग करेंगे सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, राइट ऑफ एक्सेस एंड इंक्वायरीज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट ऑफ एक्सेस एंड इंक्वायरीज। ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हमेशा याद रखना, तेरे को पता है, तुमको ये अपने आप को अंडरस्टैंडिंग देना है कि मुझे पता है कि ऑडिटर का काम क्या होता है, उसका क्या पावर हो सकता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। ये दिमाग में रख, भले तेरे को पता ना हो, लेकिन तू रख, मन में सोच कि मेरे को पता है। अब तू रैंडमली कुछ भी सोच, इससे रिलेटेड सोचना है, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कोई भी चीज सोच ले, ऐसा नहीं, इससे रिलेटेड तेरे को सोचना है। तो सबसे पहला क्या, राइट ऑफ एक्सेस एंड इंक्वायरीज। ठीक है, एक्सेस एंड इंक्वायरीज। एक्सेस किस चीज का लिया जाता है? बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, इनका एक्सेस लिया जाता है। इंक्वायरी हम लोग किससे कराते हैं? इंक्वायरी किससे करते हैं बताओ? हाँ जी बताओ ना। कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट्स है, या फिर डायरेक्टर है, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सबसे तुम इंक्वायरी कर सकता है। कौन कर सकता है? ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इंक्वायरी के लिए किसी को भी तुम बुला के इंक्वायरी कर सकते हो, जो भी तुम्हारा दिमाग में है वो तुम पूछ सकते हो। तो याद रखना, एक्सेस जो है ये है फॉर द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड इंक्वायरी जो है ये है फॉर, बताओ क्या, फॉर आस्किंग पीपल आउट। ठीक है, कि ये क्या है, वो क्या, इंक्वायरी करना। ठीक है, राइट ऑफ एक्सेस क्या है? बुक्स का, वाउचर्स का, बुक्स एंड वाउचर्स एट ऑल द टाइम्स इंक्लूडिंग सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट। कंपनी का कोई भी सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है, सब का बुक्स जो है ये ऑडिटर जो है वो एक्सेस कर सकता है, देखने के लिए सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑडिटर देखता है कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए उसको एक्सेस चाहिए होगा सारे बुक्स का। एट ऑल टाइम का मतलब पता है? एट ऑल टाइम का मतलब होता है ऐसा कोई पीरियड नहीं होता कि इस पीरियड के दौरान तुम बुक्स मांग नहीं सकते। 24 आवर्स बुक्स अवेलेबल रहेगा ऑडिटर के लिए, उसको इंस्पेक्शन अगर करना है तो कर सकता है। ठीक है,
और इंफॉर्मेशन किससे लेगा? ऑफिसर्स से। ये तो मैंने तुमको ब्रेकअप दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में लिखना है ऑफिसर्स। क्या लिखना है? ऑफिसर्स। ठीक है, जो कंपनी में ऑफिसर्स है, काम कर रहे हैं, उनसे वो ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी ऑफिसर्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक इंक्वायरीज क्या क्या हो सकते हैं, पैरामीटर्स क्या है? लोन सिक्योर्ड एंड टर्म्स। ठीक है, बुक एंट्रीज प्रीजुडिकल है कि नहीं, मतलब कंपनी के हित के लिए है कि नहीं। बुक एंट्रीज प्रीजुडिकल है कि नहीं, कंपनी के हित के लिए है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बुक एंट्रीज प्रीजुडिकल का मतलब ये होता है कि देखो कभी कभार क्या होता है ना कि तुम बुक्स में ना लिख देते हो अनशन, कोई भी फेक एंट्री जो है तुम डाल देते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम डाल रहे हो कि हम मशीनरी खरीद रहे हैं XYZ ब्रांच के लिए। जब ऑडिटर जाके उस ब्रांच में ऑडिट करता है, उस ब्रांच में जाके इंक्वायरी करता है, देखता है कि ऐसा कोई मशीन खरीदा ही नहीं, बोगस एंट्री मारना। क्या इसको क्या कहते हैं? बोगस एंट्री मारना। समझ में आ रहा है? तो ये बुक एंट्रीज जो है, ये बोगस एंट्री अगर तू मार रहा है तो ये कंपनी के लिए भलाई के लिए है या फिर खराब के लिए है? कंपनी के खराब के लिए है। ठीक है, तो प्रीजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स है कि नहीं, ये तुमको देख के रखना है। ठीक है, बुक एंट्रीज बोगस एंट्रीज मार रहे हो कि नहीं। एसेट सोल्ड is lesser than the purchase price। क्या बताओ? asset sold is lesser than the purchase price। ठीक है, मतलब तू एसेट जो है ना, कंपनी का एसेट तू कम दाम में किसी को भी बेच रहा है। लोन्स एज डिपॉजिट, क्या तुमने लोन को एज अ डिपॉजिट शो कर रखा है नहीं कि अपने बुक्स में, ये भी तुमको देखना है। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू, डायरेक्टर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस जो है तुम बुक्स में लगा के देख रहे हो कि नहीं ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस है, ऐसा नहीं हो चलेगा। समोसा खाने जाना है, ये भी कंपनी के खर्चे से तुम खा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज जो है ना, ये देखता है ऑडिटर की ये क्या हो रहा है। शेयर्स फॉर कैश, कैश के बदले तुमको शेयर कभी नहीं मिलता, ये तुमको पता है ना कि तुम किसी को कैश दोगे और तुमको शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैश में कभी भी शेयर्स नहीं मिलता, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। शेयर्स फॉर कैश, तुम मेरे को इतना कैश दो, मैं तुमको इतना दूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। कैश के बदले तुमको शेयर्स कभी नहीं मिल सकते, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये सब कब होता है, क्यों होता है? ये जब कंपनी फ्रॉड के कगार में आ जाता है ना, फ्रॉड होने वाला है कंपनी में या फिर हो रखा है, तब ये सब साइंस तुमको देखने को मिलता है। तो ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है, ये दिमाग में रखता है कि ये सब उसको दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। सिंपल चीज है। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर ऑडिटर जो है इंक्वायरी कर सकता है। क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है। क्या तुमको किसी भी प्रकार का डिफिकल्ट हो रहा है ये समझने में? किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी है? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो आराम से तुमको देखना है। फिर ऑडिटर का रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, ऑडिटर का रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, जो बेसिकली तुमने यहाँ पे पढ़ रखा है वही, यही चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिपोर्ट टू द मेंबर्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये। मैंडेटरी कंटेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 जो है वो लिस्ट करता है क्या क्या है। देखो, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स, इन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड, प्रॉपर बुक्स केप्ट, मतलब प्रॉपर बुक्स केप्ट की नहीं। ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने डाल रखा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिड द कंपनी केप्ट ऑल द प्रॉपर बुक्स और नॉट, इसका इंफॉर्मेशन वो देगा। तो एग्जामिनेशन में ना ऐसे तुमको लिखना नहीं कि प्रॉपर बुक्स केप्ट क्वेश्चन मार्क, ऐसा करके पॉइंट नहीं डालना है तुमको। इसको अच्छे से ड्राफ्ट एक लाइन में तुम लिख सकते हो, कंपनी मेंटेन द प्रॉपर बुक्स और नॉट, दिस इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को कौन प्रोवाइड करेगा? ऑडिटर। तो ऑडिटर मेंबर्स को क्या क्या बताएगा? इन सब के बारे में बताएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसने ऑब्टेन किया है, प्रॉपर बुक्स रखा है कि नहीं, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट रिसीव हुआ है कि नहीं, ऑडिटर को रिसीव हुआ कि नहीं ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, हर ब्रांच का ऑडिट होता है, तो उसका अलग अलग से रिपोर्ट बनता है, और वो रिपोर्ट ऑडिटर को रिसीव हुआ है कि नहीं, या फिर ऑडिटर ने रिपोर्ट मांगा एंड ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं मिला। समझ में आ रहा है? ये सब चीज जो है ऑडिटर मेंबर्स को बताएगा। सिंपल बात मैं तुमको ये बताऊं कि कंपनी में जो ऑडिटर बैठता है ना, वो मेंबर्स के लिए काम करता है। मेंबर्स को धोखा ना हो, उसके साथ सब कुछ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, सब कुछ ऑडिटर जो है खोल के रख देता है मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो ये नेसेसरी है, इसलिए ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना दरकार होता है। ऑडिटर बनने के लिए बहुत कुछ तुमको मेहनत करना है। हम लोग ने देख रहा है कि ऑडिटर बनने के लिए तुमको, तुम्हारा कितना शेयर्स तुम ले सकते हो कंपनी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम लोगों ने देख रखा है, राइट। अच्छा,
बैलेंस शीट एंड पीएल अग्री विद बुक्स और नॉट, क्या बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बुक्स के साथ मैच करता है कि नहीं। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंटली चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग तुमने तुम्हारे अकाउंट्स को मेंटेन किया है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑन एडवर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अगर हो जो बहुत चिंताजनक बात है, ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज अमाउंट का ट्रांजैक्शन कहीं पे हो रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सब बात जो ऑडिटर मेंबर को बताएगा। ठीक, फिर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर डायरेक्टर कोई डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो ऑडिटर बताएगा। क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स ऑन द अकाउंट्स, ये सब उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इन सेंस की हो तुम कितने क्लास पास्ट हो ये नहीं। क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स ऑन अकाउंट्स का मतलब क्या अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं, क्या उसके ऊपर अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ अगर है तो क्या, देखो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या वो अकाउंट्स अच्छा है, बुरा है, खराब है, प्रॉपर है, जेन्युइन है, क्या है, ये टिप्पणी देना ऑडिटर को देना है। ठीक, एडवर्स रिमार्क मतलब अगर कुछ खराब है तो कितना खराब है, क्या है, नहीं, ये सब कुछ जो है ऑडिटर बताएगा। एडिक्वेट आईएफएससी एंड इफेक्टिवनेस, एडिक्वेट आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, याद रखना है, इफेक्टिवनेस सही है कि नहीं। अदर प्रिस्क्राइब मैटर, जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, 143 सबसेक्शन 4 कहता है नेगेटिव रिमार्क्स, अगर इफ ए से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक किसी भी प्रकार का नेगेटिव है, नेगेटिव रिमार्क है, अगर देखो ये सब तो ऑडिटर बताएगा ना क्या पोजीशन है क्या नहीं है, अगर किसी में भी नेगेटिव रिमार्क कर दे ऑडिटर तो उसका एक्सप्लेनेशन देगा कि नेगेटिव रिमार्क क्यों गया है। ठीक, समझ में आ चुका है, ये तो हो गया ऑडिटर फॉर ऑल द जनरल कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कौन करता है, देखो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट स्कैग करता है कौन, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, वो खुद आएगा नहीं, वो एक ही बंदा होता है तो वो हर गवर्नमेंट कंपनी के लिए आएगा नहीं, वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट्स ऑडिटर, इश्यूज डायरेक्शंस, ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, डायरेक्शन करेगा ऑडिटर को कैसे कैसे करना है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, कैग कमेंट विद इन 60 डेज, टेस्ट ऑडिट बाय कैग ऑर्डर, तो ये अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अदर प्रोविजंस, ब्रांच ऑडिट कौन करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर और क्वालिफाइड पर्सन। अब प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, जो कंपनी का मेन ऑडिटर है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल, वो खुद जाके ब्रांच ऑफिस में करेगा ऑडिट, वरना किसी और को दे देगा, काम दे देगा किसी और ऑडिटर को, सीए को बता देगा तू कर ले, ठीक है। ये इंटरनल मैटर होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन फिर एक बार देख के जाओ, मतलब दिमाग में होना चाहिए कि क्या हो सकता है ना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मस्ट कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सेम चीज़ है। सीजी डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स, ठीक है। एडिशनल रिपोर्टिंग, अगर एडिशनल रिपोर्टिंग सीजी को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, तो सीधा रिपोर्ट करेगा, बोलेगा सीजी डायरेक्ट करेगा भैया स्टेटमेंट्स दो मेरे को, ये चीज़ जो है इसके ऊपर एडिशनल रिपोर्ट चाहिए, ये सीजी कर सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कंपनी है। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, अगर फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड मोर देन या फिर इक्वल टू 1 करोड़ है तो रिपोर्ट टू सीजी। तो सिंपल बात है, याद रखना, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा है तो तुमको ADT 4 फाइल करना है, ऑडिटर को फाइल करना है 60 दिन के अंदर अंदर, और सीधा सीजी को बताएगा, किसको बताएगा, सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, ठीक है। और अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है तो वो डायरेक्ट ऑडिट कमेटी, कंपनी में जो ऑडिट कमेटी बैठता है उस ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर सकता है या फिर बोर्ड को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है, विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये रहेगा फ्रॉड रिपोर्टिंग का तुम्हारा पूरा प्रोसीजर। नो कॉन्ट्रावेंशन फॉर गुड फेथ रिपोर्टिंग, अप्लाइज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, मतलब सेम जो चीज़ है ये तुमको कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब उनको भी फ्रॉड रिपोर्टिंग करना होता है। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है सेम, जैसे ही तुम्हारा नॉर्मल कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है, अकाउंट्स का जो ऑडिटर है सीए है वो रिपोर्टिंग करता है, उसी प्रकार से कॉस्ट ऑडिटर भी रिपोर्ट करेगा, उसी प्रकार से सेक्रेटरियल ऑडिटर भी रिपोर्ट करेगा। यहाँ पर है तुम्हारा सीएस, यहाँ पर है सीएमए और यहाँ पे है सीएस, समझ, इनका भी रिपोर्टिंग टेक्निक यही रहेगा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, लिस्टेड कंपनी 5 लाख रुपीज, अदर कंपनी 1 लाख रुपीज, इस बात का ध्यान रखना कितना पेनल्टी लग सकता है, ठीक है। कौन नहीं रिपोर्ट कर रहा है सर, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन सा ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या फिर तुम्हारे कंपनी का नॉर्मल ऑडिटर, तीनों को बताया गया है कि अगर वो लोग रिपोर्टिंग नहीं करता है, उनको पता है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है तो 5 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं उनके ऊपर,
5 लाख से 1 लाख, 5 लाख फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड 1 लाख फॉर दी अदर नॉर्मल कंपनीज। क्या है, समझ में आ रहा है? ये तुम याद रख पाओगे, बहुत ही ईजी है, ऑडिटर का रिपोर्टिंग वगैरह सब हो चुका है। फिर आता है 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। बहुत ही अच्छा एक सेक्शन है जो कहता है कि ये सारे सर्विसेज ऑडिटर दे ही नहीं सकता, ऑडिटर दे ही नहीं सकता। ये ऑडिटर के, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले सर्विसेज ऑडिटर नहीं देगा कंपनी को, ये है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। प्रोहिबिटेड मतलब ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वाला सर्विस नहीं दे सकता। क्या है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? सेक्शन 144 क्या कह रहा है? प्रोहिबिटेड नॉन ऑडिटेड सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहला कौन है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सर्विस नहीं दे सकता, ठीक है। अकाउंटिंग एंड बुक, ये नॉर्मल अकाउंटेंट को रखो तुम, तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सर्विसेज नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम का सर्विस नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं दे सकता। मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता। एक्चुअल सर्विसेज नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का सर्विस नहीं दे सकता। अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज नहीं दे सकते। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये नहीं कर सकता कौन? ऑडिटर। ये है तुम्हारे सेक्शन 144 वाले प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? पकड़ ले, कंपनी में कोई एक ऑडिटर है जो ऑडिट करता है कंपनी में, तो वो इंसान ये सारे सर्विसेज नहीं दे सकते। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है तुमको बेटा? बेटा बताओ ना, क्या ये क्लियर है? ये नहीं दे सकता। तो सर एक चीज बताओ सर, क्या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता क्या? वो डिज़ाइन वाले सर्विसेज नहीं दे सकता क्या? वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहा सर चार्टर्ड अकाउंट तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में माहिर होते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो बता सकते हैं। तो सर ये क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है नहीं कर सकता ये नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो क्या नहीं कर सकता। मतलब तुम किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंपनी का ऑडिटर जो है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सारे सर्विसेज को देकर ना ऑडिटर एक प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है कंपनी के अंदर। अगर ऑडिटर का किसी प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कंपनी के अंदर तो दिक्कत ये हो जाती है कि ऑडिटर का जो भी बात करेगा वो, क्योंकि वो मेंबर्स के लिए बैठा है, ऑडिटर का इंटरेस्ट सिर्फ उसके खुद के रेम्यूनरेशन एंड कंपनी के मेंबर्स के लिए होना चाहिए, किसी भी और चीज़ के लिए नहीं। तो दैट इज़ वाई ये सारे सर्विसेज उसको मना किया गया है कि तुम फिनेंशियली मेंटली इन्वॉल्व ना हो जाओ कंपनी के फिनेंस के ऊपर, सो दैट कहाँ से करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस जो है इसको प्रोहिबिट किया गया है कंपनी के ऑडिटर। उसको सिर्फ ऑडिट का काम है, वो ऑडिट करेगा। क्योंकि पकड़ ले कल चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे इन्वेस्ट करने का बात बोल दिया, ठीक है, और वो इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी हो गया घाटा, ठीक, उसको छुपाने के लिए ऑडिटर जो है कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा काम करेगा। तो इन सब झमेले से ऑडिटर को दूर रखने के लिए उसको कहा गया कि ये सारे सर्विसेज तुम नहीं दे सकते। क्या है, समझ में आ रहा है? याद रखियो बेटा, स्कोप ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना तो तुम डायरेक्टली ना तो तुम इनडायरेक्टली, बाय हिमसेल्फ, थ्रू रिलेटिव्स, कनेक्टेड एंटिटी विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, ठीक है। फिर बाय फर्म इटसेल्फ, अगर फर्म है तो ऑडिट फर्म है तो कंपनी में ऑडिट कौन कौन कर सकता है, या तो फर्म या तो इंडिविजुअल ऑडिटर, तो उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी मना किया गया। थ्रू पार्टनर्स, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंटिटी विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल बाय दी फर्म एंड पार्टनर्स, तो इन सबको मना किया गया कि बेटा एंटिटी यूजिंग नेम ट्रेडमार्क बाय फर्म एंड पार्टनर्स। इसका मतलब ये कि एंटिटी, वो एंटिटीज जो यूजिंग नेम एंड ट्रेडमार्क बाय द फर्म और पार्टनर्स, ठीक है। एंटिटी यूजिंग नेम या फिर ट्रेडमार्क, मतलब ये जो ऑडिट फर्म है इसी का ट्रेडमार्क लेके वो यूज कर रहा है, तो एंटिटी यूजिंग नेम एंड ट्रेडमार्क बाय द फर्म या फिर पार्टनर्स, ठीक है, उनसे भी तुम नहीं कर सकते। क्या समझ में आ रहा है? कोई दूसरा तुम्हारा एंटिटी है जो तुम्हारे ट्रेडमार्क पे काम करता है, उससे तुम करवा लो ये सारे सर्विसेज, ऐसा भी होने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तुमको दिमाग में रखना है, ये भी सेम है, एंटिटी यूजिंग नेम एंड ट्रेडमार्क।
कोई भी एंटिटी है जो सेम नेम एंड सेम ट्रेडमार्क से काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ये सारे सर्विसेज देने के लिए। तो ये सीधा चीज़ तुमको याद रखना है, बस यही पॉइंट तुमको याद रखना है, ये वाले पॉइंट्स, कि कौन से सर्विसेज है जो ऑडिटर नहीं कर सकता, चाहे वो ऑडिट फर्म हो या फिर चाहे वो इंडिविजुअल ऑडिटर हो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ठीक, चलो आगे देखेंगे। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, क्या बताओ? ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करेगा? साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना। तो ये सेक्शन तुमको पढ़ने से भी चलेगा, नहीं पढ़ने से भी चलेगा, लेकिन तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि किसका ऑथोरिटी है साइन करने के लिए। ये जो मैं साइन मारूंगा, ये किसका ऑथोरिटी है? याद रखना, ऑडिटर खुद का ऑथोरिटी है, या फिर उसने अगर किसी भी इंसान को या फिर किसी भी फर्म को अपॉइंट कर रखा है जो कि खुद एक ऑडिटर है, उनके पास वो लोग साइन कर सकते। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नहीं है वो लोग साइन नहीं कर सकते ऑडिट रिपोर्ट पे, याद रखियो, ये चीज तुमको याद रखना है बस, ठीक है। ऑथोरिटी टू साइन हु? ऑडिटर अपॉइंटेड इंडिविजुअल हो या फिर फर्म, वो खुद साइन कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो सोल अथॉरिटी टू साइन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर तुम एक इंसान हो और तुमको कंपनी ने साइन करने के लिए, सॉरी ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया है, तो तुम ही को साइन करना है, तुम किसी और को साइन करवा नहीं सकते। ऑडिट फर्म अगर है तो तुम फर्म में तुम्हारे जो भी पार्टनर्स है, सभी पार्टनर से तुम साइन करा सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट सभी पार्टनर सीए होने चाहिए, मतलब वो वाले पार्टनर जो सीए है उनसे तुम साइन करवा सकते हो। ओनली पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग एज अ कंपनी, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में वो साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक। क्योंकि देखो मेगा फर्म्स जो होते हैं ना, मेगा फर्म्स में सीएस भी काम करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी काम करता है, सीए भी काम करता है। तो ये सारे जो एक साथ काम करते हैं, सबका अलग अलग है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सेक्रेटरियल रिपोर्ट पे, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट पे वो साइन नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट पे वो साइन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑडिटर जो है वो कॉस्ट रिपोर्ट पे, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। इनका अलग अलग रोल है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या है, समझ में आ रहा है? एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी टू साइन रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्स रिमार्क्स। ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन्स क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और एडवर्स कमेंट। ऑब्वियसली रहेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या रहता है, अब चाहे वो सेक्रेटरियल ऑडिटर की रिपोर्ट में हो, कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट में हो, या फिर नॉर्मल ऑडिटर की रिपोर्ट में हो, क्या रहता है? रिमार्क्स रहता है कि कंपनी ने कैसा किया, नहीं किया, क्या सही करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या। तो अगर गलत चीज कंपनी कर रहा है तो उसको कहा जाता है एडवर्स रिमार्किंग कर देना। तो वो अगर उसने कोई उल्टा सीधा रिमार्क कर दिया कंपनी के नाम पे, बोला कि कंपनी ने उल्टा सीधा ये काम किया, तो सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रीडिंग मस्ट बी एक्सप्रेसली रीड एट द जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट निकालेगा जनरल मीटिंग में एंड सबके सामने पढ़ेगा कि कंपनी ने ये बहुत ही गलत काम किया है, ये सारे मेंबर्स को बताएगा। और इसका एडवर्स रिमार्क जो भी है देना है। रिमार्क, एडवर्स रिमार्क मतलब उसका जो सोच है, उसका जो टिप्पणी है वो देगा सारे मेंबर्स को कि कंपनी ने ये चीज़ गलत किया, बेटा आप लोग देख लो कंपनी को कैसे सुधारना है। कि उस कंपनी को सुधारने का काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर का काम सिर्फ ये है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट रहे मेंबर्स के सामने, ठीक। राइट टू इंस्पेक्शन, रिपोर्ट केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर्स। रिपोर्ट केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर्स, तो मतलब कोई भी मेंबर आके इंस्पेक्ट कर सकता है रिपोर्ट को। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी टू शेयर होल्डर्स, ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 145। इसी के साथ हम लोगों ने मेजर पार्ट ऑफ ऑडिटर जो है वो पूरा कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे सर? हम लोग स्टार्ट करेंगे वाया अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, और 2-3 सेक्शन बचेंगे ऑडिटर के, मैं यहीं पे करवा देता हूँ तुमको। बहुत सिंपल सेक्शन, एक लाइन में सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तुमको मैं सिंपल चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट सेक्शन ये 145 तक हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन 140, सेक्शन 146। ध्यान दो दोस्तों, सेक्शन 146 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ऑडिटर, TORS, ऑडिटर्स राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। ऑर्डर का राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। ऑर्डर का फिर से बताओ, राइट
टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ऑडिटर का राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। तो ये सेक्शन ऑडिटर को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? देखो, जब तक इंडिया में ना, जब तक कोई भी लॉ जब तक लिखित ना हो ना, तब कोई सीरियसली नहीं लेता और तब तुम प्रूव भी नहीं कर सकते। इसलिए ऑडिटर जनरल मीटिंग में तभी आ पाया है जब सेक्शन 149 ने उसको अधिकार दिया है कि तुम जनरल मीटिंग में अटेंड करो। ऑडिटर जो है वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग। ये अधिकार कौन सा सेक्शन देता है? 146। बस सिंपल बात यही है। समझ में आ रहा है? तो अगर नोटिस भेजा जा रहा है, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जा रहा है सभी लोगों को, तो ऑडिटर को भी नोटिस जाएगा कि ऑडिटर भाई साहब तुमको भी मीटिंग में आना है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ऑडिटर विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इनविटेशन, क्या वो कंपनी की मीटिंग में जा सकता है, प्रेजेंट हो सकता है? आंसर है यस। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि किसने अधिकार दिया, तो तुमको बताना है सेक्शन 146। उसको एक तो बात यह है कि उसको नोटिस मिलने का पूरा अधिकार है, अगर नहीं मिला तो सेक्शन 146 उसको अधिकार देता है इस चीज के। समझ में आ रहा है? ये हो गया सेक्शन 146। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी बताओ। अच्छा, 147 पेनल्टी वाला है, ये तुमको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्शन 147 जो है ना, ये पेनल्टी है, और पेनल्टी कोई परवाने का चीज नहीं होता। वो जो है मैं तुमको नोट्स बना के तुमको दे दूंगा, ठीक है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन मतलब जितना भी तुमने ऑडिटर का नियम वगैरह तुमने सब कुछ सीखा है ना, वो कंपनी के ऊपर लागू होता है, ऑडिटर के ऊपर लागू होता है। अगर उन्होंने कोई भी सेक्शन को, ऑडिटर ने कोई भी कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन को अगर उल्टा सीधा किया, मतलब उसके अगेंस्ट किया, उसको कॉन्ट्रावीन किया, तो उसको बम्बू से पीटेंगे। कितना पीटना है वो हम लोग उसका नोट्स में बना के तुमको दे दूंगा, कितना क्या क्या लग सकता है उनके ऊपर, वो तुमको सिर्फ रीड कर, रट्टा ही मारना होता है, वो समझने का कोई चीज़ नहीं होता, रट्टा मार के चले जाना है, ठीक है? तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब और एक सेक्शन होता है, ये लास्ट सेक्शन रहेगा तुम्हारा, सेक्शन 148। सर आप सेक्शन वाइज क्यों करा रहे हो? सेक्शन वाइज इसलिए मैं करा रहा हूँ, जिंदगी में तुमको सेक्शन वाइज ही करना है। जब तुम सीएस बन जाओगे, प्रोफेशनल में चले जाओगे, कहीं पर भी चले जाओगे, तुमको ये इसी प्रकार से करना है। तुमको वो डिज्नीलैंड वाला जो सिनेमैटिक बुक है जो आईसीएसए बना के तुमको देता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ को लिख कर, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में बता के, उससे पढ़ने से तुम हैंडीकैप बन जाओगे। अब जब तुम ये सेक्शन वाइज करोगे ना चीज़ों को, तब तुमको क्या होगा, तुम प्रॉपर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, कितने सेक्शंस है एक चैप्टर में, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये कंप्लीट कर रहे हो, तुमको आईसीएसए का मॉड्यूल करने का दरकार नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई भी स्टूडेंट आईसीएसए का मॉड्यूल करना है, तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो इस चैप्टर में ऑडिटर का जो चैप्टर है 148 में जाके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? ऑडिटर के चैप्टर में 148 में क्या कहा गया बताएं? कहा गया है इन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। किस प्रकार का पावर? बहुत प्रकार के पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ कुछ ऐसे भी कंपनीज हो सकते हैं जो आउट ऑफ द स्कोप चला जाए, मतलब ये सेक्शंस वगैरह जो है इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये उसके इतने बड़े कंपनीज नहीं है, किसी दायरे में नहीं आते, ठीक है? तो ये सेक्शंस कवर्ड नहीं होते उन कंपनीज के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो कहा गया है कि आउट ऑफ द ब्लू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी भी रैंडम कंपनी को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि नहीं बेटा ये जो कंपनी जो भी काम कर रहा है इसको बहुत सीरियसली अपने को मॉनिटर करना है। क्या करना है बताओ? मॉनिटर करना है। क्या करना है? मॉनिटर करना है। कौन सा रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहा है, कौन सा आइटम यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव कंपनीज हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत डेंजरस चीज़ों से लेकर जो है डील कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगा, तो चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में ना आओ, ये चैप्टर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल ना ही हो फॉर एग्जाम्पल, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे ऑडिटिंग के लिए बोल सकता है। क्या कर सकता है? मेंटेन ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड। बहुत सारा चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखो, ठीक है? दूसरा है कॉस्ट का ऑडिट, कॉस्ट का ऑडिट होना चाहिए कि कितना खर्चा कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब, ठीक है? फिर तीसरा है कॉस्ट के ऑडिटर को अपॉइंट करना,
ऑडिटर को अपॉइंट करना, ठीक है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटी जो है डायरेक्शन दे सकता है। एडिशनल ऑडिटिंग करना, नॉर्मल ऑडिटिंग से नहीं हुआ, एडिशनल ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सबसेक्शन 5 अच्छा और है सबसेक्शन 5 जो है वो राइट्स है तुम्हारा, क्या अधिकार रहेगा कंपनी के ऑडिटर में वगैरह वगैरह, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या रहेंगे, रिपोर्टिंग कैसे करना है, अगर क्या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वगैरह दे रखा है कि नहीं कि इस प्रकार से रिपोर्टिंग करना है, उस प्रकार से रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये जो सारा जो चीज़ है ना, और सबसेक्शन 6 लास्टली, ये सारा जो चीज़ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि तुम्हारा प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए, एडिशनल ऑडिटिंग होना चाहिए, कैसे तुम रिपोर्टिंग वगैरह करोगे, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद सबसेक्शन 6 कहता है ये सब कुछ तुमको प्रॉपरली बनाने के बाद सबमिशन करोगे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ, हाँ जी बताओ, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 148 क्या कहता है, सिंपल चीज कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ऑथोरिटी टू डायरेक्ट सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज। किस प्रकार का डायरेक्शन, ये सारा डायरेक्शन समझ में आ रहा है, हाँ जी। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 148। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सेक्शंस वो मैंने पूरा करवा रखा है, और ये तुमको सिर्फ याद रखना। नॉर्मली दिमाग के किसी भी हिस्से में तुमको घुसा के रखना है बस। इसी के साथ तुम्हारा जो ऑडिटर का पूरा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सेक्शन 139 से लेकर 149 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। 10 टू सेक्शन हम लोगों ने देख रखा है, 139, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। सेक्शन 148 तक है तुम्हारा लास्ट यहाँ पे। आई होप कि सारे जो सेक्शंस है वो क्लियरली तुमको समझ में आ रखा है। देखो, एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली लेना है। किसी भी पार्ट को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को हाफ समझ में आया है, हाफ समझ में नहीं है, ऐसे करके रखना नहीं है। ग्रुप मैंने बना रखा है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो है मैं लेने वाला हूँ आज, मतलब सेशंस, क्लासेस नहीं, डाउट सॉल्विंग सेशंस जो है अब रोज़ मैं लेने वाला हूँ। तो ग्रुप में तुम लोग सेशंस जो है डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन द गिवन नंबर यू कैन सी टू द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन करना है सो दैट तुम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो और एग्जामिनेशन जो है 100% तुम प्रॉपरली एग्जामिनेशन देके निकाल दो, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग क्या करेंगे बताओ, कल हम लोग करेंगे, बताओ क्या, ऑडिट हो गया, ऑडिट कंप्लीट हो गया, अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स का ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन अकाउंट्स करेंगे, करके हम लोग नक्की कर देंगे इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर बेसिकली 2 चैप्टर का मिश्रण है, एक है ऑडिट एंड ऑडिटर, एंड दूसरा है अकाउंट्स। इसका मिश्रण है, मिक्सिंग करके कंपनीज एक्ट तुम्हारा बुक जो है वो ड्राफ्ट हो रखा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अकाउंट्स का, लेकिन ये टाइटल सेम ही रहेगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।